डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में आप सभी व्यूअर का स्वागत है। मैं डॉक्टर शगुफ्ता आज आपके लिए सेट नंबर 5 लाई हूँ, जो हमारा सुपर टेस्ट सीरीज़ का सेट का श्रृंखला सीरीज़ चल रहा है। इसमें आज 5वीं कड़ी है, 5वां सेट है। लगातार मैं आपके लिए 30-30 प्रश्नों का सेट ला रही हूँ। बार बार कह रही हूँ, ये परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के लिए मैंने एक संग्रह तैयार किया है आपके लिए। आप इसे सॉल्व करें और मुझे कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि पर्यावरण संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ है। पर्यावरण संरक्षण संघ अंतर्राष्ट्रीय है, इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में है। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण संघ का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में है। आज का प्रश्न मैं वीडियो के अंत में ना पूछकर आपसे पहले ही पूछ ले रही हूँ। तो हमारा आज का प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण जो पोखरण में हुए थे, यानी कि भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण जो पोखरण में हुआ था, परमाणु परीक्षण, उसके सूत्रधार कौन थे और ये परीक्षण किस वर्ष हुआ। प्रथम पोखरण परमाणु परीक्षण के सूत्रधार कौन थे और ये कहाँ आयोजित हुआ, ये तो मैंने आपको बता दिया पोखरण में, लेकिन वर्ष आपको बताना है ये कब आयोजित हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। आप भी सॉल्व कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ, यानी भारत में सबसे पहली बार मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। तो ऑप्शन है ए 647 647 ईस्वी में, बी 1013 ईस्वी, सी 712 ईस्वी और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण जो हुआ था, इसका वर्णन हमको अरबों की पुस्तक जो अरबी में लिखी गई चचनामा से मिलती है। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, चचनामा से मिलती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर दे देगा चचनामा किस भाषा में है तो ये अरबी भाषा में है और ये आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का था। हालांकि इसके वर्ष में मतभेद है। जो डी महाजन है, बी डी महाजन के अनुसार ये तिथि 711 थी, लेकिन इसके विपरीत जो दूसरे लेखक हैं जिनका नाम हरिश्चंद्र वर्मा है, ये बोलते हैं 712 में। तो ऑप्शन के अनुसार आपका सही आंसर हो जाएगा सी 712। इसमें 2-3 चीज़ें याद रखिएगा कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। इस आक्रमण की जानकारी हमें चचनामा नामक अरबी पुस्तक से मिलती है। बी डी महाजन के अनुसार तो ये वर्ष 711 था, लेकिन हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार ये 712 था और 712 ही ऑप्शन के अनुसार सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। ऑप्शन ए है अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो सबसे वित्तीय व्यवस्था का प्रमुख विशेषता था वो क्या था। तो आप देख लीजिए क्या होगा। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में उपज का 1/6 भाग लगान के तौर पर, कर के तौर पे दिया जाता था और राजस्व जो लिया जाता था उस विभाग को के द्वारा लिए जाने वाले कर को 58 कहते थे। 58 कहते थे। तो इस कर को जिसके अंतर्गत रखा जाता है वो था भू राजस्व। वो क्या था, वो भू राजस्व था। तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता जो थी वो भू राजस्व थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस शासक ने
इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, इक्ता प्रणाली? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन देखकर इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये मध्यकालीन शासक हैं और सल्तनत काल के शासक हैं। सल्तनत काल जिसके अंतर्गत 5 वंश को रखा जाता है, ग़ुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इक्ता व्यवस्था लागू करने के लिए यहाँ पर जो 2 नाम हैं, इल्तुतमिश और बलबन, ये दोनों ग़ुलाम वंश के हैं। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का दूसरा शासक, और फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश के शासक हैं। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इक्ता व्यवस्था को लागू करने वाला शासक इल्तुतमिश था, तो सही आंसर हो गया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ग़ुलाम वंश का दूसरा शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसके पुत्र आराम शाह को गद्दी से हटाकर इल्तुतमिश, जो कि उसका दामाद भी था और ये एक इलबरी तुर्क था, और ये शासक बना था। 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक का पीरियड है, और 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश का पीरियड है। इल्तुतमिश ने ही अपने बाद अपनी पुत्री रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और 1236 से लेकर 1240 तक रज़िया भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका के रूप में सत्ता पर कायम रहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? ए बुलंद दरवाज़ा, बी जामा मस्जिद, सी कुतुब मीनार और डी ताजमहल। यहाँ देखिए ये सारे के सारे जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से एक अगर हम कुतुब मीनार को छोड़ दें तो इसके बाद जो बाकी के बचे हुए 3 स्थापत्य हैं, यानी बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद और ताजमहल, इन तीनों का निर्माण मुग़ल काल में हुआ, जिसमें से जामा मस्जिद और ताजमहल ये 2 बनाए गए शाहजहाँ के द्वारा। इनका निर्माणकर्ता शाहजहाँ है, ध्यान रखिएगा। इनका कौन है? शाहजहाँ। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, इसका ऐबक था। बाद में इसका काम पूरा इल्तुतमिश ने करवाया, और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर द्वारा किया गया। यहाँ देखिए, अब देखिए ये आपका छट चुका है कि बुलंद, यहाँ पूछ क्या रहा था, किसका निर्माण अकबर ने करवाया? तो अकबर ने कराया बुलंद दरवाजे का निर्माण। ये फतेहपुर सिकरी में है, गुजरात विजय के उपरांत में करवाया था, उपलक्ष्य में। जामा मस्जिद और ताजमहल शाहजहाँ, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये अलग अलग शासकों के द्वारा बनाए गए स्थापत्य थे। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया, यानी अकबर ने बंगाल और बिहार को मुग़ल साम्राज्य में कब मिलाया? ए 1590, बी 1576, सी 1575 और डी 1572। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1574 में अकबर ने मुनीम खां को भेजा युद्ध के लिए, बिहार और बंगाल के ऊपर अधिकार प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो ये विजय कंप्लीट मिली वो मिली इनको 1576 में। 1576 में बंगाल तथा बिहार मुग़ल साम्राज्य के अधीन मिला लिया गया। वर्ष कौन सा हो जाएगा? 1576। पहली बार 1574 में युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में कामयाबी नहीं मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा जो हुमायूं की जीवनी है, इसे किसने लिखी? ए बाबर, बी हुमायूं, सी गुलबदन बेगम और डी जहांगीर। ये चारों ही
मुग़ल सल्तनत से संबंधित व्यक्ति हैं बाबर, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम यानी बाबर की पुत्री, और जहांगीर यानी कि अकबर का पुत्र। तो बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा की रचना की, जिसका फ़ारसी अनुवाद है तुज़्क बाबरी। तुज़्क बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है और बाबरनामा फ़ारसी में लिखी गई। हुमायूं ने अपनी जीवनी की रचना नहीं की। जहांगीर ने भी अपनी जीवनी जहांगीरनामा लिखी। हुमायूं की जो जीवनी है हुमायूंनामा, इसको लिखने का काम उसकी बहन गुलबदन बेगम ने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। ये हुमायूं की बहन थी यानी अकबर की बुआ थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? ए रायगढ़, बी सतारा, सी पुरंदर और डी तंजौर। तो 1674 में जब बाजी शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि धारण की, तो इसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाई। किसको राजधानी बनाई? रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। तो आंसर याद रखिएगा, शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। अगला प्रश्न है, किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया? देखिए, पेशवा जो होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे, क्योंकि पेशवा के नीचे आमत्य, आमत्य के नीचे मंत्री, सुमंत, सचिव, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश, इतनों जो होते थे इनको मिलाकर अष्टप्रधान कहा जाता था। कौन कौन? पेशवा, आमत्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश। इन सब में जो प्रधानमंत्री होते थे वो पेशवा होते थे। तो क्वेश्चन है कि कौन से राजा के शासनकाल में जो पेशवा थे वो वास्तविक शासक बन गए और मराठा नाचीज हो गया? ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव, सी बाजीराव द्वितीय और डी माधवराव प्रथम। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के समय में ही मराठाओं का पतन लगभग इस तरह हुआ कि मराठा शासक खुद नीचे आ गए और पेशवा ऊपर चले गए। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया? कौन था जिसने मराठों को हराया? ए अफगान, बी अंग्रेज़, सी मुग़ल, डी रोहिलों। ये कौन लोग थे जिन्होंने मराठों को पराजित किया था, मराठों को हराया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, पानीपत की तीसरी युद्ध 1761 में हुई थी। कब हुई थी? 1761 में। हम लोग देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। इसमें अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा का नेतृत्व कर रहे सदा शिवराव भाऊ के बीच ये युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, मराठा एक तरफ अफगान थे, दूसरी ओर मराठा थे। अफगान का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली कर रहा था और मराठों का नेतृत्व सदा शिवराव भाऊ कर रहे थे। जीत जो हुई वो अफगानों की हुई और इससे मराठे हार गए थे। तो सही आंसर हो जाएगा ए मराठे। मराठे बुरी तरह पराजित हो गए थे अहमद शाह अब्दाली से। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? ए ब्रह्म समाज, दो आत्मीय समाज, इसे आत्मीय सभा भी कहते हैं, इसे हम आत्मीय सभा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा।
अगर आत्मीय सभा दे दिया तो यही होगा ब्रह्म सभा और तत्वबोधिनी सभा। तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित सबसे पहला संस्था कौन सा था, आपको बताना है। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले 1814 में अपने कुछ सहयोगियों के साथ जो स्थापित किया था वो था आत्मीय सभा। वो क्या था, आत्मीय सभा। बाद में उन्होंने ब्रह्म समाज की सभा की स्थापना, इसके बाद ब्रह्म सभा की स्थापना की थी 1800, ब्रह्म समाज की थी पहले 1828 में। ब्रह्म समाज 1828 में किया था। इसके बाद तत्वबोधिनी सभा का 1839 में। ध्यान रखिएगा कौन कहाँ जा रहा है। आत्मीय सभा 1814, ब्रह्म समाज 1824, तत्वबोधिनी सभा 1839 में स्थापित की गई थी। तो पहली सभा की अगर बात की जाए तो आत्मीय सभा हो जाएगी। विधान सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। विधान सोसाइटी राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष कौन थे जिन्होंने विधान सोसाइटी की स्थापना की। तो विधान सोसाइटी की स्थापना 1896 में न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में। ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क में हुई थी और इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। न्यूयॉर्क में स्थापनाकर्ता पूछेगा तो स्वामी विवेकानंद, और वर्ष पूछेगा तो 1896, और जगह पूछेगा तो न्यूयॉर्क। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति थी। ए असहयोग, बी वामपंथ आंदोलन, सी अनुकूल परिविघटन, डी अविधेयक विधेयक। तो देखिए यहाँ सबसे पहले समझने की बात है कि इसका अर्थ क्या हो रहा है। ये जो राज वाम बंद था, इसका अर्थ था कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, और इसी को लेकर के 1907 में गरम दल और नरम दल के नाम से कांग्रेस में फूट पड़ने के बाद दो अलग अलग गुटों का गठन हुआ। तो ये आंदोलन की जो पद्धति थी राज वामबद्ध थी, यानी कि भारतीयों की भागीदारी शासन में सुनिश्चित की जाए। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंड ग्रंथि में, योनि मार्ग में। ये जो निषेचन की प्रक्रिया है ये कहाँ हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा। निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी में ही शुक्राणु, जो नर शुक्राणु हैं, वो मादा अंडाणु से निषेचन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं, और यही युग्मनज बाद में भ्रूण का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। यानी कि हमारे शरीर में संक्रमण से रक्षा कौन करता है। ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी रक्त प्लाज्मा, और डी हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता यानी कि संक्रमण से बचाव करने के लिए जाना जाता है श्वेत रक्त कणिका को, यानी कि डब्ल्यूबीसी। ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए क्षमता डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइबिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। देखिए हमारा जो रक्त का थक्का जमता है कटने के बाद विटामिन के की वजह कर जमता है। जब विटामिन के ऑक्सीजन से संपर्क करता है तो रक्त का थक्का जाता है। लेकिन इसमें 3
चरणों में इसे विभाजित किया जाता है, जिनमें से सबसे अंतिम चरण जहाँ एंजाइम की भांति कार्य करते हैं वो होता है थ्रोम्बिन। कौन होता है? थ्रोम्बिन। ये तीसरा और अंतिम चरण होता है। यहीं आकर के जो घुलनशील फाइब्रिनोजन है वो प्रोटीन में बदलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथोफोबिया निम्न का डर है। देखिए हमारे अंदर ऊंचाई से, आग से, हवा से, पानी से, व्यक्ति से, सांप से, बिच्छू से, किसी भी चीज़ की फोबिया होती है, डर होता है, तो उसे फोबिया कहते हैं। तो क्वेश्चन है एंथोफोबिया। तो एंथोफोबिया अधिकारी का, अग्नि का, पुष्पों का, कुत्तों का, किसका डर है जिसे एंथोफोबिया कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्पों का, फूलों से होने वाला डर है। बहुत से लोग फूल सूंघने से डरते हैं, फूल छूने से डरते हैं, वायरस आ जाएगा, कीटाणु आ जाएगा। इट्स कॉल्ड एंथोफोबिया। फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है? अब आपको ये यहाँ पे जानना है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब कहते किसे हैं। तो जिस ट्यूब में एक तरह का वो परखनली होता है, बहुत कम दाब पर पारे को वाष्प के साथ उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसे फ्लोरेसेंट ट्यूब कहते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? ए नियॉन, बी सोडियम, डी सी मरकरी, डी मरकरी और नियॉन दोनों ही। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी और नियॉन दोनों ही। क्वेश्चन है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? ए पेंसिलिन, बी रक्त संचार, सी ऑक्सीजन, डी एंटीसेप्टिक औषधि। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने 28 सितंबर कब खोज की थी? 1928 में। 28 सितंबर 1928 में पेंसिलिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? पेंसिलिन की। प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता थे, यानी कि प्रकाश वैद्युत जो प्रभाव है इसको किसने खोजा था? आंसर ध्यान दीजिएगा कि इसकी खोज करने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? तो वो हर्ट्ज थे। प्रकाश का जो वैद्युत प्रभाव है इसकी खोज हर्ट्ज ने की थी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ए ऑक्सीजन, बी राख, सी मिट्टी, डी पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकता है। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को हम जलाते हैं तो वो जब वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है तो वो जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जल का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास का लक्ष्य दिया गया था? ए 10वीं, बी 12वीं, सी 7वीं, डी 11वीं। कौन सा वो पंचवर्षीय योजना था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12वीं।
12वीं पंचवर्षीय योजना में ही तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास की अवधारणा दी गई थी। महंत रामशरण दास पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। ये पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ए जमुई, बी समस्तीपुर, सी सीतामढ़ी और डी बिहटा। कौन सा जगह है जहाँ ये संग्रहालय स्थित है? मैं बार बार आपको समय दे रही हूँ कि आप मुझसे पहले बना लीजिए। तो ये संग्रहालय समस्तीपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? समस्तीपुर में, जहाँ की पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय भी स्थित है। प्रश्न है, मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर कितनी प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? मौर्य काल में जिन वस्तुओं का आयात होता था उस पर बिक्री कर कितना लिया जाता था? आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है 8%, बी 5%, सी 15% और डी 10%। कितना प्रतिशत ब्याज लिया जाता था बिक्री कर पर, यानी कि सेल टैक्स पर? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10%। ये ब्याज के तौर पर 10% इनको टैक्स चुकाना होता था। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने कौन सा विद्रोह किया था? ए नंगा हड़ताल, बी लोटा विद्रोह, सी लठ विद्रोह और डी लाल विद्रोह। यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों को जब पीतल का बन्ना हटाकर मिट्टी का लोटा दिया गया तो उन्होंने लोटा को बजाड़ बजाड़ कर लोटा विद्रोह किया था। ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर जेल से संबंधित है लोटा विद्रोह। प्रश्न है, बिहार फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? 1980, 1985, 1986, 1984। तो बिहार फुटबॉल संघ की स्थापना 1986 में की गई थी। ये स्थापना 86 में हुई थी। 86 में फुटबॉल संघ और भारतीय हॉकी संघ दोनों की स्थापना 1986 में ही हुई है। भारत के उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? ये उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात हो रही है। ए धान का कटोरा, तो बी पानी का कटोरा, सी मखाना उत्पादन केंद्र और डी भारतीय खनिज का हृदय स्थल। तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, मखाना उत्पादन केंद्र बिहार के दरभंगा में हो गया। ये जो उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खनिज उत्खनन यहीं पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी विक्रमशिला, डी बल्लभ। तो मौर्य काल में जो सबसे पहला शिक्षा का केंद्र है, क्योंकि हम जो देखते हैं ये यूनिवर्सिटी विक्रमशिला, ये पाल वंश में धर्मपाल द्वारा बनाया गया। नालंदा महाविहार गुप्त काल में कुमार गुप्त द्वारा बनाया गया। लेकिन इन दोनों के पीरियड से पहले है मौर्य काल, और मौर्य काल के में तक्षशिला के विद्वान थे जिनका नाम चंद्रगुप्त, मौर्य के गुरु चाणक्य था, विष्णुगुप्त था। तो मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया?
1922 ईस्वी गया, 1912 ईस्वी बांकीपुर पटना, 1940 ईस्वी रामगढ़ और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि गया और बांका में तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, गया में और बांकीपुर पटना में, लेकिन इनमें पहले हुआ है बांकीपुर पटना में और तब गया में। तो प्रथम अधिवेशन 1912 बांकीपुर पटना, बाद में 1922 में 10 साल के बाद गया में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य में महाअधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है? ए अनुच्छेद 153, बी अनुच्छेद 161, सी अनुच्छेद 165 और डी अनुच्छेद 162। आपको बताना है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो राज्य में होती है वो 165 के तहत होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में तसर रेशम किस ज़िले में है? ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी गया, डी बक्सर। तो तसर रेशम का उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा ज़िला जाना जाता है? तो रेशमी वस्त्र के उत्पादन के लिए बिहार में भागलपुर को हम सिल्क सिटी के रूप में देखते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर। आज का अंतिम प्रश्न, बिहार हॉकी संघ का गठन कब किया गया? ये तो मैंने आपको पहले ही अभी बताया कि फुटबॉल और हॉकी दोनों का सेम वर्ष है, 1986, 1985, 1976 और फिर गलती से टाइप हो गया 1986। तो मैंने अभी बोला ही कि फुटबॉल संघ और हॉकी संघ दोनों की स्थापना 1986 में हुई है। तो आप ए और डी दोनों सही उत्तर के तौर पर देख सकते हैं। आपने हमारे साथ प्रश्नों को हल किया। प्रश्नों का स्कोर शेयर करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपने कितना बनाया। मिलते हैं कल के अगले वीडियो में एक और सेट के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।